फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सी चीज है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कल हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखे, बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आज हम थोड़ा सा और एनहांस करते और चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते। कैसे? मेरे पास यहां पर आज आपके पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या? ग्राफिकल क्वेश्चन। मेरे पास ग्राफिकल क्वेश्चन क्या है? ये मेरे पास यहां पर पीवी का ग्राफ, ये मेरे पास यहां पर पी वी का आपके पास यहां पर ग्राफ आ गया, और इस ग्राफ के अंदर एक कोई थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस चल रहा है इस तरीके से। ये थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे? किसी तरीके से अगर हम बोलते हैं बच्चे कि ये प्रोसेस अगर आपके पास यहाँ पर चल रहा है, ये बच्चे आपके पास चल रहा है, ये हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, प्रेशर भी आपके पास यहाँ पर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, दोनों आपके पास इंक्रीज हो गया। हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। ये 2 मीटर क्यूब से आपके पास 4 मीटर क्यूब तक चला गया, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 10 से आपके पास कहां पर चला गया? 10 से हमारे पास यहाँ पर ये 14 तक चला गया। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में पीवी का डायग्राम, नीचे वाला एरिया आपको क्या बताता है? बताओ शाबाश। नीचे वाला एरिया वर्क डन के बारे में बताता है कि हमारे पास यहाँ पर वर्क डन कितने के बराबर है, और ये वर्क डन पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का? तो आप बोलोगे जी वर्क डन इज हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो 10 प्लस ऑफ 14 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम 2, तो ये बच्चा हमारे पास 24 जूल का वर्क डन। अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, इफ द हीट सप्लाइड इज, अगर इस सिस्टम में हीट आपके पास सप्लाइड जो थी, इफ द हीट सप्लाइड इज आपके पास यहां पर थी 40 जूल, कैलकुलेट चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकाल पाओगे आप? क्या हो पाएगी हमारे पास? बताओ व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी? शाबाश बताओ बच्चे। तो बिल्कुल यहां पर हमारे डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आपके पास डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ पी डेल्टा वी, यानी कि वो डेल्टा वी। ये मेरे पास 40 है, ये डेल्टा यू है, और ये बच्चे 24, तो डेल्टा यू कितने के बराबर आ जाएगी? तो आंसर है दिस विल बी 16 जूल, तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अब टीचर यहाँ पर फिर एक बच्चा हमारे पास आपको क्वेश्चन देता है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगेन ये मेरे पास एक पीवी का डायग्राम, ये मेरे पास यहाँ पर P और ये हमारे पास V का डायग्राम है, और यहाँ पर हमारे पास ये PV का डायग्राम कुछ इस तरीके से आपके पास इनिशिएट हो रहा है, ये ऐसे। ये हमारे पास PV का डायग्राम है, और इस PV के डायग्राम में मुझे हीट सप्लाइड बतानी है कितनी हुई। हमारे पास हीट सप्लाइड कितने के बराबर है? ये मेरे पास यहाँ पर 2V0 है, और ये मेरे पास यहाँ पर 5V0 है, और ये मेरे पास यहाँ पर 6P0 है, और ये मेरे पास यहाँ पर 10P0 के बराबर है। मुझे बताना है व्हाट इज द हीट सप्लाइड इन दिस प्रोसेस। यहाँ पर मुझे हीट सप्लाई, तो पहली बात हमारे पास ये क्लॉकवाइज और आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर। मुझे बताना क्या है? मुझे इस क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात बतानी है कि व्हाट इज द हीट सप्लाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड? बोलो शाबाश। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट सप्लाइड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द हीट सप्लाइड? हमारे पास हीट सप्लाई कितनी होगी? हम अगर देखें तो ये मेरे पास बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज 0, 0, 0, कुछ भी नहीं होगा। क्यों भाई? साइक्लिक प्रोसेस है, और इसका मतलब हीट सप्लाइड इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ वर्क डन, और ये तो 0 हो गया, तो हीट सप्लाइड किसके बराबर है? वर्क डन कैसे निकालोगे आप इसके अंदर से? बताओ आप। बिल्कुल जी, आप इसके अंदर से जो इसका क्लोज्ड एरिया होगा, क्लोज्ड लूप का, वो निकालोगे। तो हाफ इंटू बेस, बेस आ गया 3V0 इंटू हाइट, हाइट कितने के बराबर आ गई?
4p0। तो जल्दी बता दो कितनी हीट सप्लाइड होगी हमारे पास, 6p0। 6p0 v0। लो जी, काम खत्म हो गया। बहुत मुश्किल है नहीं, बड़ा आसान है। कैसे किया हमने, इस ढंग से किया। कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं यार, क्या दिक्कत आनी है इसके अंदर से, बिल्कुल बच्चों वाली चीज तो है। चलो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सर या हाँ बोलो बोलो। जरूरी थोड़ी ना है कि हमें हमेशा इस क्वेश्चन में पी और वी ग्राफ ही आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है सर वो वी की जगह टी कर टेम्परेचर कर दे। अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैटर करेगी, क्या आप उससे पीवी का ग्राफ कैसे बना सकते हो। हालांकि जो आप बात कह रहे हो ये एक आशंका है, एक प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। लेकिन जनरली अगर हम फौरी तौर के ऊपर देखें बच्चे, तो अभी हम अपना फोकस पीवी डायग्राम पे करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, मुझे दिखाई देता है, अभी मेरे माइंड में नहीं है बच्चे, मेमोरी के अंदर नहीं है, अगर है भी है तो इधर उधर स्लिप हो चुका है, तो फिर डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर डेफिनेटली मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा, उसके लिए घबराना नहीं। लेकिन ये तो समझ में आया ना तेरे को, हाँ या ना? सर ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आ गया। और अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब मुझे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस। पूरा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास हम आगे क्या चीज समझने की कोशिश करते हैं। आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस के बाद आज हम यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, हालांकि ये चीज हम बहुत पहले कर चुके हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, कई किताब वाले इसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस भी बोलते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, गैसेस के लिए दो तरह की स्पेसिफिक हीट होती है। नंबर वन, स्पेसिफिक हीट हमारे पास करती क्या है? स्पेसिफिक हीट हमको बताती है कि अगर मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का m मास गिवन है और मैं उसको इतनी हीट देता हूं तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, स्पेसिफिक हीट से पता लगता है। या फिर अगर मेरे पास m मास का आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन है और मैं उसका टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास इस अमाउंट से चेंज करना चाहता हूं तो मुझे कितनी हीट चाहिए होगी। या फिर अगर मेरे पास कोई हीट थी और ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट मुझे पता है और मुझे टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है, तो मैं मास ऑफ द ऑब्जेक्ट निकाल सकता हूं। स्पेसिफिक हीट, 1 kg की बॉडी को 1 ग्राम की बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस से रेस या फॉल करवाना चाहता हूं, वो जो हीट उसको चाहिए 1 kg की बॉडी को 1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को चेंज करवाने के लिए, उसे हीट को आप उसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और गैसेस के लिए तो बच्चे, अब मेरे पास मास तो होता नहीं, गैसेस के लिए क्या होते हैं? मोल्स होते हैं। गैसेस के लिए मेरे पास मोल्स होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आपके पास गैस, ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हो। आप केमिस्ट्री में इसको किससे डिनोट करते हो बताओ? सीवी से। देखा कभी आपने सिंबल सीवी? सी के चरणों में वी पड़ा हुआ, कभी देखा आपने इस चीज को? तो ये सीवी होता है। अब ये सीवी क्या बताता है? क्या अगर आप किसी गैस के वॉल्यूम को बढ़ने ना दे, अब देखो आप हीट दे रहे हो, आप वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे, ये तो नहीं होता है। ऐसा तो कोई नहीं होता है सर। अगर आप गैस को हीट देते हो, गैस को एनर्जी देते हो, तो गैस तो एक्सपैंड करना चाहती है, वो तो उसकी नेचर है। गैसेस का एक नेचर है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहती है, हाँ या ना? वो डोमिनेटिंग होती है। आप अपने घर में किसी कोने पे अगरबत्ती लगा दो, थोड़ी देर के बाद वो अगरबत्ती की सुगंध कहां पर पहुंच जाती है? बहुत आगे तक। अगर क्लास के अंदर कोई बच्चा नहा के ना आए और डीओ लगा के आए, तो पता लग जाता है ना कि यार डीओ लगा रखा है और नहा के भी नहीं आ रखा। कैसे? क्योंकि गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई। अब मैंने गैस के वॉल्यूम को पकड़ लिया, मैंने बोला तेरा वॉल्यूम नहीं हमने चेंज करना, मैं तेरे को एनर्जी दे रहा हूं। तो ऐसे केस में वो गैस उसे हीट का करेगी क्या? उससे वो अपना टेम्परेचर रेस करेगी, हाँ या ना? तो अपना टेम्परेचर क्या करेगी? रेस करेगी। और ऐसी कंडीशन के अंदर हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हमारे पास यहां पर क्या बन जाती है? सीवी बन जाती है।
यानी कि सीवी का मतलब क्या है? सीवी का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है, मैंने इस गैस को एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी, और इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स n थे, और इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हमारे पास जब भी मैंने इसको हीट दी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या पता लग गया, डेल्टा यू प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास P इंटू डेल्टा वी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और नीचे मेरे पास क्या आ गया, N इंटू डेल्टा टी। लेकिन बच्चे बट यहाँ पर डेल्टा वी किसके बराबर है, बोलो शाबाश, यहाँ पे डेल्टा वी किसके बराबर है बच्चे, 0। तो देयरफॉर अब बस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी N इंटू डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या आ गई, डेफिनेशन आ गई। लेकिन what is the basic aim, what is the basic aim for this equation, what is the aim of this equation? इस इक्वेशन का बच्चा हमारे पास बेसिक एम क्या होगा, ये हमको यहां पर देखना है। इसका बेसिक एम क्या है, इसका बेसिक एम क्या है, ये मुझे देखना है। जरा देखें बच्चे हमारे पास इसका बेसिक एम क्या है। बच्चे अब ये समझना कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ये इक्वेशन। यानी कि अब मुझे एक बात समझ में आती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मॉडिफाई हो गया। जैसे कोरोना वायरस म्यूटेंट होता जा रहा है बच्चे, है या ना, अभी जो है कोरोना वायरस एक नए और बच्चे वैरायटी के अंदर म्यूटेट हो गया, IHU, सुना आपने किसी ने इसका नाम, तो फ्रांस में ना, हाँ क्या है ये IHU, पता है आपको, तो म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ नो सर। मैं बताता हूँ, ये बच्चा है आई हेट यू, इसका मतलब ये है। और इसका मतलब ये बच्चा हमारे पास है कि लोग इतना डर चुके हैं आगे आने वाले टाइम में कि हम एक दूसरे से बच्चे पास आने से डरेंगे बच्चे। यही तो हो रहा है बच्चे कि हम बोल रहे हैं कि आप 6 फुट दूरी रहो बच्चे। एक मजाक भी किसी ने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो कहता कि अगर हिंदुस्तान में लोग 6 फुट की दूरी से अलग हो जाए तो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी घेर लेंगे, हाँ या ना, इतनी पॉपुलेशन हमारे पास। यस सर। तो भाई वो IHU वायरस जो मुझे लगता है बच्चे, तो ये वेरिएंट है, ये वेरिएंट है बच्चा हमारे पास। इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हो सकती बच्चा हमारे पास। ये वैक्सीनेशन सिर्फ आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। RNA जो जगजोत बच्चे, जगजोत ये RNA बेस्ड आपके पास वायरस है, इसकी बच्चे कोई दवाई कोई कुछ नहीं हो, जो मर्जी आप कर लीजिए बच्चे, इसके साथ जीना हमको आना चाहिए, ठीक है। ये होता, ये अब ऐसा हो जाएगा, थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, जिसके अंदर से होगा ये कि अच्छा आपको जुकाम हो गया, 5 दिन तू घर पे आराम कर फिर आ जाए, ऐसा होगा बच्चे हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, जो मुझे लगता है बच्चे। और देखें बच्चे अब हमारे पास क्या, हम तो चाहते हैं बच्चे की वर्ल्ड अपने उसी ऑर्डर के अंदर आ जाए। और सबसे बड़ा नुकसान तो जो है बच्चे जो हमारे पास हो रहा है वो एजुकेशन का हो रहा है। बाकी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो वैसे की वैसे चल रही हैं। हमारे कुछ लीडर है जो एक दिन पहले बोलते हैं कि हमको कोरोना, और अगले दिन वो लोगों से मिल भी रहे होते। तो ये चीजें चलती है, स्टूडेंट्स के ऊपर सारी कंपल्शन है, कुछ भी हो जाए, अच्छा कोरोना बढ़ रहा है, पहले बच्चों को घर के अंदर डालो। अरे यार बच्चे जो है ना वो बोलेंगे यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। खैर ये चीजें चलती रहती हैं, ये चीजें पॉलिटिकल भी हैं, तो हम इस पे फोकस करते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल CV डेल्टा। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स म्यूटेट कर गया, यानी कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा टी, ये म्यूटेट कर गया। प्लस बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क। तो यानी कि अब मेरे पास कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं देखूंगा इंटरनल एनर्जी का चेंज NCV इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है, NCV डेल्टा टी के बराबर होता है, NCV डेल्टा टी के बराबर होता है। मैं एक और बात बता देता हूं, यहाँ पर CV बच्चा हमारे पास क्या हो जाती है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, R गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 3 तरह के होते हैं, M, दूसरा D और तीसरा T। तो मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक और तीसरा ट्रायटॉमिक। तो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चा हमारे पास 3, डायाटॉमिक के 5
और ट्रायटॉमिक के बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। याद करना, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कैसे सर ये हमेशा ही ऑड नंबर रेशो में रहती है? हाँ, इसको बच्चे हम अगर ये बोले तो ऐसा हमारे पास यहाँ पर ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, लेकिन ये ऑड नंबर के अंदर अपने आप नहीं आ जाती, इसकी एक कैलकुलेशन होती है लड़के। इसका एक फॉर्मूला होता है 3n - k, इसका एक फॉर्मूला होता है जिससे बच्चे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन वाली चीज है कि ये हमेशा ऑड नंबर के अंदर आ रही है। तो एज सच कोई मतलब कि मेरे को यहाँ पर, क्योंकि जिस चीज के पीछे मेरे को कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूं। जैसे अगर मान लिया जाए कि हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं तो वो सेम टाइम इंटरवल में ऑड डिस्टेंस कवर करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ये बच्चे हमारे पास एविडेंट है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्योंकि गैसेस का मामला, और आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, सिर्फ 3 तरह के गैसेस के अंदर आपको डाला जाता है, M, D और T। तो वहां पर 3, 5 और 7 है, तो हम इसको बोलते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर ये ऑड नंबर के अंदर दिखाई देते, क्या ये हमेशा ऑड होगी? तो बेटा नहीं, ऐसा बच्चा आप इसको याद मत करके जाइएगा, ठीक है। अब हमारे पास, हाँ याद मत करके, तो हमारे पास ये फिर से म्यूटेट हो गया। अब ये दोबारा से म्यूटेट होके बताओ क्या बन जाएगा, NFR/2 इंटू डेल्टा टी प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास वोट। तो ये मेरे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ, सॉरी न्यूटन लॉ निकल जाता है, सॉरी, ये बच्चा हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमारे पास एक नए तरीके से चला गया। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन बच्चा अब हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, हम बात करते हैं कि वी हैव द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है, और वॉल्यूम चेंज होगा तो आपके पास यहाँ पर वर्क डन भी होगा। इसको हम डिनोट करते हैं CP से, और ये मेरे पास डेल्टा Q अपॉन मेरे पास N इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अब यहां से मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या चीज पता लगी, यहाँ पर कि CP और डेल्टा Q की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U प्लस और P डेल्टा V। क्या अब यहाँ पर P डेल्टा V 0 होगा? क्या अब यहाँ पर P डेल्टा V 0 होगा? नहीं, बिल्कुल 0 नहीं होगा, बिल्कुल। यहाँ पर डेल्टा V नॉन 0 के बराबर है, चेंज होगा, क्योंकि जब आप हीट दे रहे हो तो कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप हीट दे रहे हो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। पर ऐसा थोड़ी ना बच्चे कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, जब तक कि वो कौन सा प्रोसेस ना हो, आइसोथर्मल ना हो। तो यहाँ पर उसने आपको मेंशन नहीं किया, उसने बोला कि मैंने गैस ली है और मैं इसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दे रहा हूं, तो बोला ठीक है, थोड़ा ये एक्सपैंड कर जाएगी और थोड़ी इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएगी। इस वजह से अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिर म्यूटेट कर जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ P डेल्टा V। अब आप इस डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकते हो बच्चे, यहाँ पर आप डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकते हो, वी हैव NCP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस ऑफ P डेल्टा V। अब आप लिख सकते हो, ये दोबारा म्यूटेट कर गए। या फिर मेरे पास अब जब ये चीजें हमारे पास आ जाती है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बताओ क्या लिख सकते हैं, NCP इंटू डेल्टा T, और जो डेल्टा U है वो तो बच्चे आपके पास NCV इंटू डेल्टा T भी लिखा जा सकता है, प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ गया, P डेल्टा V। या फिर नंबर ऑफ मोल्स और डेल्टा T कॉमन निकाल दो तो CP माइनस CV, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर P डेल्टा V। अब आप P डेल्टा V को क्या लिख सकते हो बच्चे, NR डेल्टा T। अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखें, मेरे पास अगर आइडियल गैस इक्वेशन को देखा जाए तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, शाबाश बता दो, NRT। तो P डेल्टा V अगर यहाँ पर चेंज हुआ तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, N और R तो कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज हो गया, ये वैल्यू डाल दो यहाँ पर। बताओ मेरे पास अब क्या चीज आ गई, तो मेरे पास आ गया N डेल्टा T, वी हैव CP माइनस ऑफ CV, और P डेल्टा V की जगह क्या आ जाएगा, NR इंटू डेल्टा T। बताओ क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आपके पास N से N, डेल्टा T से डेल्टा T, तो बताओ क्या चीज आ गई मेरे पास, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, शाबाश बताओ,
इस Mayer's Mayer's relation. relation. दिस इज कॉल्ड द मेयर्स रिलेशनशिप। ये हमारे पास बन गया मेयर्स रिलेशनशिप। स्कूल में आपके पास ये 1 या 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। तो इतनी चीज मुझे पता लगी। अब आगे चलते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया मेरे पास कि CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल टू R। R गैस कांस्टेंट है, R हमारे पास यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। सबसे पहली चीज मुझे यहां से क्या पता लगी? CP इज ग्रेटर देन CV, यस और नो? सबसे पहली चीज मुझे क्या पता लगी? CP इज ग्रेटर देन CV। बिल्कुल, क्योंकि जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे हीट देते हो तो टेम्परेचर भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो ज्यादा हीट चाहिए। और जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देते हो तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज होता है, उससे बच्चा आपको वॉल्यूम नहीं चेंज करना, तो उस केस में आपको कम हीट चाहिए, इसलिए CP इज ग्रेटर देन CV। क्लियर होगी बात? ये रिलेशन है बच्चा हमारा, हाँ, ये रिलेशन है बच्चे जब यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वर्क यूज होंगे। जब बच्चे यहाँ पर यूनिट्स ऑफ वर्क यूज होंगे, प्लीज बच्चे देखते चलना यहाँ। और मेरे पास एक और रिलेशन होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R/G। ये तब है बच्चे जब आप हीट की यूनिट्स को देखोगे, ये हीट की यूनिट्स को देखोगे। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है कि ये मेयर्स रिलेशनशिप ऐसे भी लिखा जा सकता है, जहां पर J बच्चे हमारे पास कितने के बराबर होता है? 4 वैसे 4.186 होता है, पर मैं 4.2 लेके चल रहा हूं। ये बच्चा हमारे पास आ जाता है 4.2। ये बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? 4.2 आपके पास जूल पर कैलोरी। ये बात ध्यान रखना बच्चे, 4.2 जूल पर कैलोरी इसकी यूनिट्स है। ये कन्वर्जन फैक्टर है, जूल नहीं है, ये कन्वर्जन फैक्टर है। इसी तरीके से CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल टू स्मॉल r होता है। अब किसी बच्चे को पता है स्मॉल r का मतलब क्या होता है बच्चे? हाँ या ना? पता है? यस सर नो? यस और नो? अरे बताओ। हाँ सर। हाँ सर। नहीं पता? मैं बताता हूँ ना, क्योंकि हमें वही चीज करनी है जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते हैं। ये R/M। अब ये M क्या? मोलर मास। यानी कि ये आपका मेयर्स रिलेशन किसके लिए? फॉर दी 1 ग्राम ऑफ, फॉर दी 1 ग्राम ऑफ द गैस। अगर टीचर 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए मेयर्स रिलेशन बोलेगा तो वो स्मॉल r है, स्मॉल r R/M के बराबर है। जहां पर M बच्चा हमारे पास इसका क्या है बच्चे? मोलर मास है। ये रिलेशन भी बच्चे कब वैलिड होगा? ये भी तब वैलिड होगा जब हम वर्क की यूनिट्स को लिखेंगे। वर्क के बच्चे आप यूनिट्स को लिखोगे, और अगर आप हीट की यूनिट्स में लिखोगे तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? अगर आप हीट की यूनिट्स में मेयर्स रिलेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। CP माइनस CV इज इक्वल टू स्मॉल r/G। या फिर बच्चा हमारे पास CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल टू कैपिटल R/M इंटू G। तो ये बच्चा हमारे पास मेयर्स रिलेशनशिप है। CP माइनस CV इज इक्वल टू R एक आम जिंदगी है, तो हमको तो मेंथोस जिंदगी जीनी है ना बच्चे। हमें तो दुनिया से ज्यादा नॉलेज चाहिए, ज्यादा प्रॉपर ढंग की नॉलेज चाहिए। ऐसी नॉलेज जब हम जाए तो हम जब बात करें तो लोग बोले यार तूने ये कहाँ से सीखा? हमको तो कभी दिखाई नहीं दिया, हमें तो किसी ने बताया नहीं। वहां पर मजा आता है या ना? तो ये बच्चा हमारे पास 1 Yes, ग्राम ऑफ गैस। चलो काम खत्म हो गया। सर बोलो जी बोलो। तो 2 मिनट पीछे करोगे सर? बिल्कुल। पीछे क्या आगे कर ले? पीछे क्या करना है? 2 मिनट पीछे करने दो सर, वो मेरे को अच्छा एक चलो कर ले, नोट कर ले बच्चे, नोट कर ले, आराम से कर ले नोट, कोई बात नहीं बच्चे। जब नोट कर ले तो मुझे बता देना बेटा। ओके सर। कर लिया नोट? सर 1 मिनट। कर ले। सर वैसे हमने इस वाले स्टेप में जिसमें हमने लिखे P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T, हमने ये मतलब किसको देख के हमने इसमें डेल्टा T और डेल्टा V किया है? मतलब जो हमें जो क्राइटेरिया क्योंकि गिवन है उसके हिसाब से। ये बच्चे इसलिए क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में P डेल्टा V आता है, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे हम चालाक हैं, हमें P डेल्टा V को रिप्लेस करना है, तब करके हमने किया, ठीक है? और कोई तरीका नहीं था। ओके सर। चलिए, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर CP और CV आ गया। अब CP और CV की कहानी खत्म नहीं हुई,
क्योंकि सीपी और सीवी की नेक्स्ट कहानी बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। The atomicity of the gas. The atomicity of the gas is given by gamma is equal to बच्चा हमारे पास Cp upon C, ठीक है। और वी कैन राइट डाउन द गामा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एफ, जहां पर एफ बच्चा हमारे पास है डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास एम, आपके पास डी, और आपके पास बच्चे यहाँ पर टी से बच्चे हमको पता, मोनोटॉमिक के लिए बच्चे या हमारे पास यहाँ पर 3, डायटॉमिक के लिए बच्चे या हमारे पास 5 है, और ट्रायटॉमिक के लिए बच्चा हमारे पास ये कितने के बराबर है, 7 के बराबर। ठीक है, इसको याद करने का बड़ा तरीका, बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर आप एम को बच्चे घुमा दे, यहां से बच्चे एम को पकड़कर घुमा दे, तो बताओ क्या बन जाएगा। एम को अगर पकड़ के घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चे, शाबाश बता दो, बन जाएगा। 2 बार घुमाएंगे या 3 बार? एक बार, ये 2 बार ठोकर मारनी है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चा हमारे पास 2 बार, एक बार है ना, तो आप इसको ऐसे और ऐसे कर दीजिए, 3 बन जाएगा। वैसे आपको पता लग रहा होगा, आप थोड़ा सा मजाक के मूड में मेरे साथ। ऐसे बच्चे डी और बच्चे 5 का पेट आपस में सेम होता है बच्चे, और अगर आप ट्रायटॉमिक के अंदर देखें तो इसमें भी आपको 7 नंबर दिख जाता है। तो देखने से बच्चे आपको पता लग जाएगा, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और ट्रायटॉमिक, इन तीनों की बच्चे आपको यहाँ पर हिंट भी मिल जाएगी। एक 3 है, एक बच्चे 5 है, और दूसरा 7। लग गया पता बच्चे, हमारे पास लग गया बच्चे पता। यस सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर ये गामा आ गया। गामा का बच्चा अब रोल चलता जाएगा, जैसे Cp माइनस ऑफ Cv इज इक्वल टू आर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय Cv, तो Cp अपॉन Cv माइनस 1 R अपॉन बच्चे Cv आ जाएगा। Cp अपॉन Cv गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन Cv, तो Cv इज इक्वल टू R अपॉन नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1। ठीक, ये हमारे पास एक और रिलेशन है। अब फटाफट बच्चा हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी का बच्चा आपके पास फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, NCV इंटू डेल्टा टी, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। बताओ क्या आ जाएगा, NR और नीचे क्या आ जाएगा, गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। मतलब फिर बच्चे दोबारा से हमारे पास जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी, वो फिर से म्यूटेट कर जाएगा, एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1। तो फिर ये फॉर्मूला भी मुझे अब याद में आ जाना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा फॉर्मूला याद आ जाए हमें खुद पता नहीं। ये 1-1 रुपए के सिक्के बच्चे कब कौन सा सिक्का यूज हो जाएगा हमें भी नहीं पता। और अगर इसी इक्वेशन को मैं Cp से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस Cv अपॉन Cv इज इक्वल टू R अपॉन Cp, तो 1 माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू, क्योंकि इनवर्स हो गया ना, इज इक्वल टू R अपॉन Cp। तो जल्दी बता दो Cp की वैल्यू किसके बराबर है, तो Cp बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है, गामा R अपॉन गामा R अपॉन गामा माइनस 1, ये Cp की आपके पास वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ पर Cp की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास यहाँ पर किसकी वैल्यू आ गई, Cv की वैल्यू आ गई, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से मेरे पास डेल्टा क्यू को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, जरा बताएं। यहाँ पर बच्चे हम डेल्टा क्यू को और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। इसको बच्चे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके पास गामा R अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, तो ये आ गया N आपके पास आ गया इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर था बच्चे हमारे पास, NCp इंटू डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को डाल सकता हूँ, कोई बहुत मुश्किल चीज। ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू की भी आपके पास क्या आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई। अगर आप गौर से देखें बच्चे, देखो गौर से देखो एक चीज, जब भी मैं कोई हीट एनर्जी दे रहा हूं, उस हीट एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना बताओ बच्चे, हाँ या ना। अगर हम यहाँ पर बच्चे हीट एनर्जी दे रहे हैं तो हीट एनर्जी से इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है।
और यही मेरे पास अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर शौर्य बताएगा, उसने नोट कर लिया कि नहीं किया बच्चे? शाबाश बता। सर 1 मिनट से कर रहा हूँ सर, एक ये वाला रह गया ना सिर्फ। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तुमको एक शॉर्टकट बताना बच्चे थर्मोडायनेमिक्स का, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और बच्चे ये आपको बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर आपको बताया जाता है कि ये आपने क्वेश्चन करके देखना है। जल्दी कर नोट। सर हो गया। हो गया। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आती है, ध्यान से समझना बच्चे। हमारे पास ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब कॉन्सेप्ट आता है, टीचर मुझे यहाँ पर क्या पूछेगा, द फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी converted into internal energy, the fraction of the heat energy converted into internal energy, converted into the internal energy। तो हमारे पास हीट एनर्जी किसके बराबर होती है? तो आप बोलोगे सर N इंटू CP इंटू डेल्टा टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? तो NCV इंटू डेल्टा टी। एंड देयरफॉर मुझे निकालना क्या है? फ्रैक्शन। क्या आपकी टोटल हीट एनर्जी जो दी आपने उसमें से कितनी इंटरनल एनर्जी में चलेगी? तो ये फ्रैक्शन आ गया। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा NCV इंटू डेल्टा टी, नीचे मेरे पास आएगा NCP इंटू डेल्टा टी। तो मेरे पास डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो CV अपॉन CP एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। सो हमारे को यहां पर पता लग जाएगा कि आपकी कितनी इंटरनल एनर्जी, आपकी हीट एनर्जी का कितना पार्ट जो है इंटरनल एनर्जी के अंदर जाएगा। तो ये बच्चे किस पे डिपेंड करेगा? राइट डाउन 1 अपॉन गामा के ऊपर। ये बच्चा हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा? 1 अपॉन गामा के ऊपर, 1 अपॉन गामा के ऊपर। ये डेल्टा यू बच्चा हमारे पास क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। और डेल्टा बच्चा हमारे पास क्यू क्या है बच्चे? शाबाश, अरे बोलो ना यार, क्या है ये आपके पास? बताओ शाबाश। दिस हीट सप्लाई। और गामा क्या है बच्चे? एटॉमिसिटी। गामा क्या है बच्चे? एटॉमिसिटी। और बाकी क्या होता है? तो इसका मतलब बच्चे बाकी हमारे पास अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहले तो ये खत्म कराऊं फिर बच्चे मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखो अब इसमें क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह के आ सकते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझना। वी हैव ऑक्सीजन गैस सैंपल, वी हैव ऑक्सीजन गैस सैंपल। मेरे पास ऑक्सीजन गैस का सैंपल है, प्रोवाइडेड, जिसको बच्चे मैंने प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? 350 जूल हीट एनर्जी, 350 जूल हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी बच्चे। कैलकुलेट दी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, कैलकुलेट द चेंज इन द इंटरनल। अब बच्चा जो है मुंह फुला लेता है, सर मैं कैसे बताऊंगा, सर वर्क डन तो दे नहीं रखा, सर ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, सर मैं कैसे कर लूंगा? घबराना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं। पहले तो ये ऑक्सीजन है बच्चे, ऑक्सीजन नहीं है बच्चे हमारे पास, सॉल्यूशन। जरा देखते हैं, ये मार्कर थोड़ा सा मोटा हो जाता है, कई वर्ड्स मिस हो जाते हैं। मैंने इस गैस को 350 की हीट एनर्जी दी, तो डेल्टा क्यू 350 जूल। निकालना क्या है? डेल्टा यू निकालना। ऑक्सीजन क्या होती है बच्चे? ऑक्सीजन क्या होती है बच्चे? जल्दी बताओ। MdT, जल्दी बताओ क्या होती है? डायटोमिक। डायटोमिक का गामा निकालना है, 1 प्लस ऑफ 2/f। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2/5, तो गामा इज इक्वल टू 7/5 हो गया बच्चे। यस सर। अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा। और बच्चे डेल्टा यू आपके पास निकालना है, तो डेल्टा क्यू अपॉन गामा। तो बताओ जल्दी से आपके पास क्या आ जाएगा? मेरे पास यहां पर अब आपके पास कितना आ जाएगा? 350 अपॉन 7/5। जल्दी बता दो आंसर कितना आ जाएगा? 250 जूल।
तो यानी कि 350 जूल में से 250 जूल की हीट एनर्जी जो थी वो तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर बताओ वर्क डन कितने के बराबर होगा, बोलो शाबाश। आपके पास यहाँ पर वर्क डन कितने के बराबर होगा? तो आपको अगर टीचर अब बोलता है कि भैया वर्क डन कितने के बराबर होगा, तो आपका 100। ये बच्चा आपके पास 100 के बराबर हो जाएगा। कैसे 100? क्योंकि डेल्टा क्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो ये बच्चा हमारे पास 350 माइनस 250 इज इक्वल टू 100, है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, बहुत इंटरेस्टिंग है। Yes, sir. बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी इससे आपकी केमिस्ट्री भी बच्चे काफी हद तक जो है ना आपकी इंप्रूव हो जाएगी। पर दूसरा बच्चे इसका म्यूटेशन क्या है, दूसरी म्यूटेशन क्या है, जरा ध्यान से देखो। मेरे पास ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास अगर देखा जाए तो ये आपके पास वर्क डन के बराबर होता है। ये बच्चा हमारे पास वर्क डन के बराबर हो जाता है। और यहां पर हमारे पास अगर देखा जाए तो अब वर्क डन बच्चे हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा क्यू आपके पास माइनस ऑफ डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। देखते चलना बच्चे, देखते चलना। अब या तो बच्चे मैं इसको भी डेल्टा यू की टर्म में लिख लूं, ठीक है? देखो बहुत सारी चीजें, जैसे डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा क्यू अपॉन गामा के बराबर है, लिख सकते हैं। अब चाहे तो आप इसको जो है बच्चे डेल्टा यू को डेल्टा क्यू की टर्म्स में लिख लो, नहीं तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्यू को डेल्टा यू की टर्म में लिख लो। चलो फिलहाल हाँ शौर्य बच्चे बोलो। सर वैसे अगर हमें O2 के बजाय दे दे नेसेंट ऑक्सीजन दे दे, फिर हम उसमें गामा क्या लेंगे? क्या बच्चे? अगर उसमें नेसेंट ऑक्सीजन दे दे, यानी कि मतलब O2 नहीं सिर्फ O, तो उसमें फिर हम क्या लेंगे गामा की वैल्यू? आके देख, तो मेरी बात तो सुन, तो मेरी बात तो सुन लड़के, एक बात तो सुन। तो अब तो केमिस्ट्री में यार तू तो मेरी टांग ही खींचने लग गया यार। थोड़ी बहुत मैं केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा, तू तो बिल्कुल ही केमिस्ट्री में घुस गया यार। हमने इतनी हवा का यूज नहीं करना। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। हम फिजिक्स वाले बच्चे मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीटॉमिक में खुश हैं बच्चे। हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा सकते, हाँ या ना लड़के? ठीक है। तो अगर आपको वो पता लग रहा है कि वो मोनोटॉमिक है, तो केमिस्ट्री आपको आती होगी कि वो मतलब हम डायटोमिक और जो मोनोटॉमिक हम उसको देख के मॉलिक्यूल को देख के करते हैं ना फिर। हाँ, मतलब और O2 क्या हो बच्चे, गया, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, हम क्यों पंगे लेने? मुझे एक बात बताना, काहे पंगे लेने बच्चे, मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना? ठीक है, इतने पंगे नहीं लेने। अब हमारे पास यहाँ पर देखो एक और चीज आ गई, फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन फ्रॉम द हीट एनर्जी। बताओ फ्रैक्शन ऑफ द वर्क डन आपके पास यहाँ पर आपके पास हीट एनर्जी से कैसे आएगा? तो वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी, बताओ किसके बराबर है? 1 माइनस 1 बाई गामा। आई बात समझ में? तो ये बच्चा Yes, sir. हमारे पास बिल्कुल, अगर कोई टीचर आपको यहाँ पर ये बोल देता है, सपोज कि टीचर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सपोज कि टीचर मेरे को बोलता है कि मेरे पास एक आर्गन गैस है और ये बच्चा हमारे पास आर्गन गैस इज प्रोवाइडेड। ये बच्चा हमारे पास इसको हम प्रोवाइड कर रहे, क्या प्रोवाइड कर रहे बच्चे? प्रोवाइड द हीट ऑफ आपके पास 200 जूल। कैलकुलेट द फ्रैक्शन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। मुझे यहां पर इसका वर्क डन निकालना है। अगर मैं इसको 200 जूल की क्या दे रहा हूं बच्चे, हीट एनर्जी दे रहा हूं। मेरी बात को समझ गए? अब आर्गन कौन सी गैस है जरा बताओ बच्चे मुझे, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, जल्दी बोलो बच्चे। तो ये बच्चा Monatomic. मोनो एटॉमिक। और बच्चे वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इनटू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 बाई गामा। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास 200 आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा। अब गामा निकाल लेते हैं। गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। ये आपके पास मोनोटॉमिक है तो 1 माइनस 1 प्लस ऑफ आपके पास 2/3, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5/3। तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास 5 और बाई 3, तो 3 ऊपर 5 नीचे, तो 200 इंटू 1 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? 3/5। सॉल्व करो बच्चे, आपके पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास 200 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 40। तो हमारे पास कितने का वर्क डन हो जाएगा? 80 जूल का। यहाँ पर उल्टा भी हो सकता है, टीचर वर्क डन देके आपको
यहाँ पर क्या पूछ सकता है? हीट। टीचर परसेंटेज भी पूछ सकता है भाई साहब। ये भी हो सकता है कि टीचर आपको गैस का नेचर पूछ ले। क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ Yes, पर sir. वो वर्क डन, हाँ ये गामा पूछेगा, गामा से वो बोलेगा अच्छा बताओ ये गैस की नेचर क्या है या गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो वो भी पूछ सकता है। आपका दिमाग बच्चे एक्टिव होना चाहिए, आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये जो टीचर मुझे करवा रहा है ये क्या करवा रहा है, और जो मुझे करवाया जा रहा है यार ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे, ये हमको पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब ये बच्चे वर्क डन बाय आपके पास हीट की रेशो आ गई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जरा एक बात बताओ बच्चे, मैं अगले पेज पे कर लेता हूं। यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट प्रोवाइडेड की रेशियो कितने के बराबर थी? 1 अपॉन गामा। यहां पर वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी प्रोवाइडेड की रेशियो क्या थी? 1 माइनस 1 बाई गामा। यानी कि बच्चे गामा माइनस 1 अपॉन गामा। जल्दी से बता दो यहां पर बच्चे हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू वर्क डन की रेशियो किसके बराबर होगी? जल्दी बताओ बच्चे, हमारे पास कौन बच्चा बताएगा? तो 1 अपॉन गामा इंटू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो जल्दी बता दो इसकी रेशियो कितने के बराबर है? 1 अपॉन गामा माइनस 1। मेरी बात को समझ के, और ये रूल बच्चा फिक्स हो गया। यानी कि एक मोनोटॉमिक गैस, एक डायटॉमिक गैस और एक ट्राइटॉमिक गैस, ये हमेशा इसी रूल से बच्चे आपकी हीट एनर्जी को क्या करेगी बच्चे आपके पास, वो बच्चे अपना इंटरनल एनर्जी वर्क डन जो भी होगा बच्चे ये हमेशा फिक्स हो गया। यानी कि एक मोनोटॉमिक गैस हमेशा एक फिक्स वे से अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, एक डायटॉमिक फिक्स वे से और एक ट्राइटॉमिक भी फिक्स वे से, क्योंकि इन सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स भी क्या है बच्चे? फिक्स है। होप सो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि आप हीट एनर्जी बहुत ज्यादा दे दोगे तो इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी, नहीं। ये फिक्स रेशियो के अंदर वर्क डन होता है, फिक्स रेशियो के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होता है? आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, और इंटरनल एनर्जी और वर्क डन की भी रेशियो आपके पास क्या होती है? फिक्स होती है। ये हमारे पास यहाँ पर 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। और ये देख लेना भाई, ऐसा ना हो कि कल को टीचर क्या बोले, टीचर मुझे वर्क डन और इंटरनल एनर्जी की रेशियो पूछे और मैं वहां पर भी 1 अपॉन गामा माइनस 1 करके आ जाऊं। नहीं बेटा, ये तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी टू वर्क डन की रेशियो क्या, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। उल्टा भी आपको पूछा जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि टीचर मुझे अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? फॉर a diatomic gas, for a diatomic gas, for a diatomic gas, the fraction of change in internal energy to work done will be the fraction in the change in internal energy to the work done is। जल्दी बोलो बच्चे, हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। सो देयरफॉर इसका सॉल्यूशन जल्दी बता दो, आपके पास क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो। सो डेल्टा यू अपॉन बच्चा हमारे पास वर्क डन कितने के बराबर आएगा? शाबाश, ये 1 5/6। अपॉन गामा माइनस 1। और गामा बच्चे अब हमारे पास डायटोमिक के लिए हम निकाल चुके हैं। गामा फॉर द डायटोमिक इज 1 प्लस ऑफ 2/f। तो ये बच्चा हमारे पास 1 प्लस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे 5 आएगा। ये बच्चा हमारे पास 5 आएगा, और ये 7/5। तो ये 7/5, तो 1 अपॉन 7/5 माइनस ऑफ 1। तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा? 5 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2, तो बच्चे 2.5 या फिर रेशियो इज 5:2। आगे बात समझ में बच्चे आई? कुछ बात समझ में? यस सर। बहुत बच्चे इंपॉर्टेंट है ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ये क्योंकि आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी चीजें, लेकिन ये चीजें आपको बुक्स के अंदर क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे कॉम्पिटेटिव में इधर उधर, लेकिन बुक्स में ये चीजें डायरेक्ट नहीं लिखी गई। ये जो मैंने आपको थ्योरी डेवलप करवा ली है, इसको बहुत ध्यान से आपने देखना, बहुत फोकस होके देखना, आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। जी, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है कोई डाउट? यहाँ पर इसका मतलब हमारे पास एक पोर्शन हमारे पास और खत्म होता है रिगार्डिंग दी सीपी एंड सी। बच्चों के लिए तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बड़ी जल्दी कवर करवा दिया जाता है। नहीं, ये इतना छोटा टॉपिक भी नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसको बच्चे कुरेद के निकालना पड़ता है, और उससे फिर बच्चे हमको क्वेश्चन करने की ताकत हमको हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास, अब आपके पास नेक्स्ट आ जाती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और बच्चा यहाँ पर अब हम इसको अप्लाई करेंगे
थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के साथ। सो वी हैव द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चीजें बच्चे हमारे पास हम रिलेट कर देते हैं, हम रिलेट करते हैं बच्चे इनको आपस में बेसिकली। तो थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस हमारे पास 4 तरह के होते हैं बच्चे, जिसके अंदर से सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास कौन सा हो जाता है, विच इज नोन एज टू बी द आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे पास कैसे चलता है, ये एक ऐसे सिस्टम के अंदर चलता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो आपके पास कंटेनर है जिसमें गैस को रखा गया, उस कंटेनर की अगर हम बात करें तो उस कंटेनर का जो बेस होगा, ये वाला जो बेस होगा, ये बेस हमारे पास यहाँ पर आपके पास कंडक्टिंग होगा, लेकिन इसकी जो वॉल्स हैं वो बच्चे इंसुलेटेड होंगे, वॉल्स इंसुलेटेड होंगे। इसके अंदर एक फ्रिक्शनलेस मासलेस हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है और ये भी इंसुलेटेड है, यानी कि ये भी हमारे पास यहाँ पर इंसुलेटेड है। यहाँ पर इसकी साइड वॉल्स, इसका पिस्टन मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, ये सब का सब हमारे पास इंसुलेटेड है, और इसका जो बेस है वो हमारे पास कंडक्टिंग है। यह हमारे पास यहाँ पर इसमें n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। ये सिस्टम आपके पास एक्सपैंड भी कर सकता है, कंप्रेस भी करता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बच्चे, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास द temperature of the gas, the temperature of the gas remains constant. The temperature of the gas remains constant during expansion or the compression of the gas. During the expansion or the compression of the gas. During the expansion or the compression of the gas. हमारे पास गैस जो है वो एक्सपेंशन भी कर रही है, कंप्रेशन भी कर रही है ऑफ द गैस, लेकिन टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर आपके पास 0 के बराबर है, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है बच्चे, 0 के बराबर। इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है। लेकिन ये कह देना कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, गलत है। ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस, एक ऐसा नॉन साइक्लिक प्रोसेस जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चे 0 होती है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर बच्चे द हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को लगता है हीट चलती नहीं है। द हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज। यहाँ पर डेफिनेटली बच्चे हीट को आप अलाउ करते हो। जो इसका बेस है, कंडक्टिंग बेस है, यहां से आपके पास हीट अंदर की तरफ को जाती है, यहां से आपके पास हीट अंदर की तरफ को ट्रेवल करती है। कब, जब आपकी गैस एक्सपैंड होकर अपने टेम्परेचर को गिराना चाहती है, या आपके पास हीट सप्लाई होती है। कब बच्चे हीट सप्लाई करते हो आप गैस की एक्सपेंशन पे हीट को सप्लाई करते हो, ताकि जो एक्सपेंशन से हीट का लॉस हुआ, टेम्परेचर का लॉस हुआ, उसको गेन करवाया जा सके एक्सपेंशन के वक्त। और जब ये गैस कंप्रेस होती है तो अंदर गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, बताओ शाबाश। आपकी हीट जो होती है वो आपके पास यहां से रिलीज होती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एंटर भी करती है, सप्लाई भी होती है, रिलीज भी होती है। कंप्रेशन के वक्त रिलीज हो जाती है, रीजन ताकि अंदर जो टेम्परेचर बढ़ गया है कंप्रेशन की वजह से वो दोबारा से सेम हो जाए। तो हीट सप्लाई होती है, हीट रिलीज भी होती है। मैक्सिमम बच्चों को लगता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें अगर हम बच्चे को बोलते हैं हीट चलेगी, बच्चा बोलता है नहीं सर तभी तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। गलत बात। हीट सप्लाई होगी, हीट निकलेगी, तभी तो बच्चे हमारे पास अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है। और ये होगा किसके थ्रू बच्चे, बेस के थ्रू, जो कंडक्टिंग बनाया जाता है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस काफी स्लो प्रोसेस होता है। दिस इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। ये बच्चा हमारे पास काफी स्लो प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस काफी स्लो रेट पे चलता है, ताकि जो गैस है वो अपनी हीट को बाहर वालों के साथ एक्सचेंज करके अपने टेम्परेचर को क्या रख सके, कांस्टेंट। यहां पर हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते रहते हैं, बस टेम्परेचर कांस्टेंट है।
जैसे हमारे पास अगर ये सिस्टम आपके पास P1 V1 T से चला तो नेक्स्ट स्टेट में पहुंचेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तीसरी स्टेट पे पहुंचेगा तो P3 V3 और T3। ये बच्चे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि हीट एक्सचेंज होती है। लेकिन हमारे पास देयरफॉर यहां पर इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के अगर आपसे बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस पता है क्या बच्चे, आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, नो डाउट चेंज हो रहा है, लेकिन बच्चे उन दोनों का प्रोडक्ट हर मोमेंट पे क्या है बच्चे, सेम। आपका प्रेशर आपके पास कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहां पर आपके पास दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आप बोलो सर वॉल्यूम हाफ हो गया तो मैं बोलूंगा प्रेशर डबल हो जाएगा, ताकि प्रोडक्ट पुराने के बराबर रहे। जो जैसा ये सिस्टम है प्रेशर और वॉल्यूम बनाया गया वो लास्ट तक वैसा ही रहता है। आप चाहे जो मर्जी करते रहे और यहाँ पर P3 V3 P4 V4 जो मर्जी कर ले, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी बच्चा आपके पास चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, बिल्कुल Boyle's law. बॉयल्स लॉ कह सकते हैं। तो टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रही है लेकिन फिर भी उनका प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होता। मतलब आपके आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता और हीट इज अलाउड टू एक्सचेंज, और ये काफी स्लो प्रोसेस होता है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं। ओके बच्चे, बाय। Thank you.